Good morning students, class 11. बच्चों, हम पिछली क्लास में आपको पढ़ा रहे थे लैंगिक जनन यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसके अंतर्गत हमने आपको पढ़ाया था कि बीजाणुधानी से, कोनोडिया से, क्लेमाइडोमोनास बीजाणु से, एस्को बीजाणु से, बेसिडियो बीजाणु से और द्विकेंद्रीय बीजाणु से किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। आज हम आपको उसी के आगे पढ़ाएंगे लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, यानी कि ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसके अंतर्गत सदस्यों को छोड़कर अन्य कवकों में सामान्यतः यह जनन पाया जाता है। इसके जनन के दौरान निम्न प्रक्रियाएं भी पाई जाती हैं। तो सबसे पहले लिखिए, लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान, लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान निम्न क्रियाएं पाई जाती हैं। लैंगिक जनन की क्रियाओं के दौरान निम्न क्रियाएं पाई जाती हैं। नंबर 1, कोशिका द्रव्य संलयन। नंबर 1, कोशिका द्रव्य संलयन। कोशिका द्रव्य संलयन, देखेंगे कि कोशिका द्रव्य संलयन क्या है। तो लिखिए, इस प्रकार की क्रिया में, इस प्रकार की क्रिया में दो लिंग कोशिकाओं के मध्य, इस प्रकार की क्रिया में दो लिंग कोशिकाओं के मध्य संलयन होता है। दो लिंग कोशिकाओं के मध्य संलयन होता है, जिससे इनके जीवद्रव्य आपस में, जिससे इनके जीवद्रव्य आपस में संलयित हो जाते हैं, जिससे इनके जीवद्रव्य आपस में संलयित हो जाते हैं, मगर इनके केंद्रक बिना संलयित हुए, मगर इनके केंद्रक बिना संलयित हुए एक द्विकेंद्रकी कोशिका बनाते हैं। संलयित हुए एक द्विकेंद्रकी कोशिका बनाते हैं। समझ में आ गया सभी को कि इस प्रकार की क्रिया में क्या होता है, दो लिंग कोशिकाओं के मध्य संलयन होता है, यानी कि इसमें जो जनक होते हैं वे दो होते हैं, नर और मादा। तो दोनों के बीच में लिंग कोशिकाओं के मध्य संलयन, तो जिससे इनके जीवद्रव्य आपस में संलयित हो जाते हैं और इनके केंद्रक बिना संलयित हुए एक द्विकेंद्र की कोशिका बना लेते हैं। दूसरी हेडिंग डालेंगे केंद्रक संलयन। केंद्रक संलयन, केंद्रक संलयन। इसमें लिखेंगे, इस क्रिया में कोशिका में, इस क्रिया में कोशिका में कोशिका द्रव्य संलयन के दौरान, इस क्रिया में कोशिका में कोशिका द्रव्य संलयन के दौरान, कोशिका द्रव्य संलयन के दौरान निकट आए केंद्रक, निकट आए केंद्रक एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं। एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं। इसे शाकेंद्रक कहते हैं। इसे
साकेंद्रक कहते हैं। नंबर 3 अर्धसूत्री। नंबर 3 है अर्धसूत्री। यानी अर्धसूत्री संलयन है ये। अर्धसूत्री संलयन, इसमें लिखेंगे इस क्रिया में द्विगुणित केंद्रक में, इस क्रिया में द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप 4 अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है। जिसके परिणाम स्वरूप 4 अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है। नंबर 1 चल युग्मकी संलयन लिखेंगे। नंबर 1 चल युग्मकी संलयन। नंबर 2 युग्मक धानीय संपर्क। नंबर 2 युग्मक धानीय संपर्क। नंबर 3 युग्मक धानीय संयुग्मन। नंबर 3 युग्मक धानीय संयुग्मन। नंबर 4 अचल पुम्मड़ु युग्मन। नंबर 4 अचल पुम्मड़ु युग्मन। अचल पुम्मड़ु युग्मन। और नंबर 5 कायिक युग्मन। नंबर 5 कायिक युग्मन। तो देखिए आपका जो लैंगिक जनन में हमने आपको बताया कि इस प्रकार से ये सब युग्मन होता है। अब इसके अंतर्गत लिखेंगे जो पहला आपका था, कौन सा था? चल युग्मकी संयुग्मन। हेडिंग डाल लीजिए, चल युग्मकी संयुग्मन। पहली हेडिंग डालेंगे चल युग्मकी संयुग्मन। चल युग्मकी संयुग्मन में लिखेंगे इस प्रकार के संयुग्मन में संलयित होने वाले युग्मक, इस प्रकार के संयुग्मन में संलयित होने वाले युग्मक नग्न एवं गतिशील होते हैं। युग्मक नग्न एवं गतिशील होते हैं। ये युग्मक चल युग्मक कहलाते हैं। ये युग्मक चल युग्मक कहलाते हैं। इनका निर्माण जलीय कवकों में होता है। इनका निर्माण जलीय कवकों में होता है। संरचना के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है समयुग्मन,
अब देखिए सम युग्मन है और सम युग्मन के अंतर्गत आता कौन कौन सा है, तो सिनकाइट्रियम, 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 कॉमा केटिनेरिया, केटिनेरिया, और दूसरा है समयुग्मन, असमयुग्मन, और इसके अंतर्गत आते हैं एलोमाइसीज, एलोमाइसीज, और तीसरा है विषम युग्मन, विषम युग्मन, जिसके अंतर्गत आता है मोनोब्लीफेरस, मोनोब्लीफेरस, मोनोब्लीफेरस। तो आपने ये सम युग्म की लिखा। दूसरी हेडिंग डालेंगे युग्मक धानीय संपर्क। दूसरी हेडिंग तो आपकी थी युग्मक धानीय संपर्क। युग्मक धानीय संपर्क, इसमें लिखिए इस प्रकार के युग्मन में, इस प्रकार के युग्मन में विपरीत लिंग की, इस प्रकार के युग्मन में विपरीत लिंग की नर व मादा युग्मक धानियाँ, विपरीत लिंग की नर व मादा युग्मक धानियाँ एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। इसमें नर युग्मक धानी को, इसमें नर युग्मक धानी को कुंधानी, युग्मक धानी को कुंधानी तथा स्त्री युग्मक धानी को, तथा स्त्री युग्मक धानी को अंडधानी कहते हैं, तथा स्त्री युग्मक धानी को अंडधानी कहते हैं। जैसे एल्ब्यूगो एस्परजिलस, जैसे एल्ब्यूगो एस्परजिलस, एस्परजिलस। तीसरा था आपका युग्मक धानीय, तो इसको हम नहीं लिखा रहे हैं, सिर्फ दो ही आप लिखिए। अब हेडिंग डालेंगे कवकों का वर्गीकरण। हेडिंग डाल लीजिए कवकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, कवकों का वर्गीकरण। तो देखिए कवकों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है ये आप समझेंगे। तो देखिए जो व्हीटेकर थे इन्होंने कवकों को 5 जगत वर्गीकृत किया है। ये प्लांटी फंजाई, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा किसने किया है? व्हीटेकर ने। देखिए कवक जो है तो जीवधारियों को 2 जगत में बांट दिया गया, एक पादप में और दूसरा जंतु में। लेकिन कवक में सुस्फटिकता कोशिकीय भित्ति होती है और कोशिका भित्ति किस और पोषण एवं पोषण की उपस्थिति के आधार पर इन्हें किस में रखा गया है? पादपों में रखा गया है।
लेकिन वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार इन्हें पादप जगत पर नियोजित नहीं किया गया। क्या कहा गया कि इन्हें जंतु जगत में रखिए। तो ये दोनों के बीच की कड़ी हो जाती है, यानी कि लेकिन ज़्यादातर इसे किस में माना जाता है? पादप जगत में माना जाता है। तो लिखेंगे व्हिटेकर ने 1969 में 1969 में जीवधारियों के वर्गीकरण की व्हिटेकर ने 1969 में जीवधारियों के वर्गीकरण की 5 जगत पद्धति प्रस्तुत की थी। ये जगत फंजाई, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एवं मोनेरा हैं, वर्गीकरण का अगली लाइन से लिखेंगे, वर्गीकरण का आधार कवकों की कायिक संरचना, वर्गीकरण का आधार कवकों की कायिक संरचना, शरीर क्रिया विज्ञान, बीजाणुओं के प्रकार, जैव रसायन, बीजाणु धानियों की रचना, जीवन चक्र तथा लैंगिक जनन पर आधारित है। देखिए जब वर्गीकरण किया जाता है तो इन्होंने उसको वर्गीकृत कर दिया किस आधार पे? उनकी संरचना के आधार पर, उनकी क्रिया विज्ञान के आधार पर, उनके प्रकारों के आधार पर, जैव रसायन के आधार पर और उनकी जीवन चक्र तथा लैंगिक जनन पर आधारित किया। वर्गीकरण को इस प्रकार से इन्होंने दिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम इसके आगे का पाठ आपको